क्या होता है हमारा अनुमान है। तो देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने सुना, हेमा मालिनी और इसके अलावा जो तमाम कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 8 सीटों पर जो मतदान है वो प्रक्रिया लगातार जारी है और 25% से ज़्यादा मतदान ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा, कितने प्रतिशत तक मतदान होगा और पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण के मुकाबले क्या दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और साथ साथ तमाम जो दिग्गज हैं उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर निकलिए और वोट ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट वोट ज़रूर कीजिए। ये लगातार रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है और भारत समाचार भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और वोट ज़रूर करिए। चलिए वापस चलते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 नए मेहमान हमारे बीच आ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार मौर्य जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार जी बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में अशोक तिवारी जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी से। तो मैं सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आप ही का रुख कर लेता हूं। सर तमाम तरह के सवाल जो है वो पूछे गए थे आपसे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और गंगा प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल पूछे गए थे और साथ साथ ये कहा गया कि आप देखिए अपने घोषणा पत्र जो है, सबसे पहले बात करें घोषणा पत्र, आपने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा है, बीजेपी का आपने नहीं पढ़ा है। कहा यह गया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो आपको कमियां दिखाई दी हैं उनको आपने और भी ज़्यादा डिटेल में निकाल कर उस पर जनता को एक तरह से गुमराह करना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन कुछ आपके भी सवाल हो शांतनु जी तो जरूर पूछे, जो कुछ मौलिक सवाल हो, चूंकि जो विपक्ष है उसके तो सवाल इसी तरह से आएंगे। चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे जो चले गए अभी जी, वो भगवान कृष्ण की बात कर रहे थे। इससे अच्छे और दिन क्या आएंगे कि समाजवादी पार्टी भी राम और कृष्ण की चर्चा करने लगी। वो समाजवादी पार्टी जिसने राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था, पूरी शरीर को लाल कर दिया था, वो भी अगर चर्चा करने लगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नया निर्माण हुआ है, जो नया माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, ये भी भगवान राम और श्री कृष्ण का नाम लेने लगे। दूसरी बात देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने की थी, चले गए, जवाब उनको लेकर जाना चाहिए था जी। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि वो बीच डिबेट को छोड़कर वो चले गए। कोई बात नहीं सर, अशोक तिवारी जी हैं, उनको जवाब दे दीजिए आप। अब देखिए वो सवाल उनका था इसलिए कि तिवारी जी का हो सकता कोई और सवाल हो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीच डिबेट से उठ के चले गए। इसी से पता चलता है कि उनके सवाल, उनके जवाब खोखले थे। 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देश में आया, 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और 14,000 करोड़ तथा कथित इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों के पास गया। जिन्होंने 14,000 करोड़ डकार लिए वो आज सवाल पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आंकड़े से बोल रहे हैं। इस चुनाव के पहले, इस बॉन्ड के पहले भी तो चुनावों में चंदा दिया जाता था, लिया जाता था। क्या कभी डिबेट हो पाई? किसी को पता चल पाया कि किसने कितना चंदा किसको दिया? नहीं पता चल पाया। यानी ये पारदर्शिता तो आई ही आई कि इस बॉन्ड से किसने कितना किससे चंदा लिया। जो पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम लोग जो शामिल है उनकी सरकारों के दौरान ये संभव नहीं था, क्योंकि ये कैश लेते थे, नगद लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, काला धन लेते थे। और हमारी सरकार ने ये जो बॉन्ड लेने का तरीका ले आई, उससे स्पष्ट हुआ पारदर्शी एक व्यवस्था हुई। क्लियर हो गई। 14,000 करोड़ जिन्होंने लिया है, कांग्रेस ने लिया है, सपा ने लिया, तमाम दलों ने लिया जो इस इंडी गठबंधन में शामिल है। वो सवाल करने का नैतिक अधिकार उनके पास तब आता है या तो ये कहे कि हम सारा बॉन्ड वापस कर दे रहे हैं, सारा बॉन्ड से पाया हुआ पैसा उनको वापस कर देते हैं, लेकिन पैसा भी लेंगे, सवाल भी पूछेंगे और ज्यादा लेंगे। तो ये बात नल एंड वाइड होती है। इस सवाल का कोई नैतिक अधिकार इनको नहीं है कि ये किससे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे किस तरीके से पैसा आया गया। दूसरी बात देखिए, हमने पिछले जो प्रवक्ता थे उन्होंने हमसे 5 काम पूछे थे, हमने 15 गिनाए जी। उस पे सवाल जवाब नहीं करके वो फिर उठ के चले गए।
मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम बता देता हूं जी। और जब जब आप हमसे पूछेंगे तो एक विभाग का मैं काम आपको बता दूंगा, इनसे कहीं कॉपी कलम लेके बैठे। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की कल्पना लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने काम शुरू किया। जो स्थापित हो गए विश्वविद्यालय, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। उच्चीकरण किया गया। भारतखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त मेरठ में खिलाड़ियों का उत्थान हो, खिलाड़ी और खेले, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ बन रहा है। और एक और योजना लेकर खिलाड़ियों को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आई, जो पहले हरियाणा और राज्यों में थी, उत्तर प्रदेश में नहीं थी। जो लोग ओलंपिक एशियाड में पदक लेके आ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार डिप्टी एसपी, तहसीलदार, इस तरह के। ठीक है मनीष जी, मैं आता हूं आपके पास। इसी बीच देखिए आंकड़े एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 11 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो किस तरह से सामने आ रहा है। अलीगढ़ में 11 बजे तक 24.35% तक मतदान हुआ है। हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर 11 बजे तक 27.9 लगभग 28% मतदान। अमरोहा में 11 बजे तक लगभग 29% मतदान हुआ है। मेरठ में देखिए 25.5% मतदान 11 बजे तक का ये जो आंकड़ा है। और बागपत में 11 बजे तक लगभग 22% तक मतदान हुआ है। 23.19% मतदान मथुरा में हुआ है। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं 11 बजे तक 8 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, जिन पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो देखिए मतदान का जो प्रतिशत है वो सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आप देखिए सामने आ गए हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे जो एक मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मनीष जी ने तमाम बातें कही हैं। राजकुमार मौर्य जी से पहले मैं सवाल कर लेता हूं। मनीष जी आपके पास वापस आऊंगा। राजकुमार मौर्य जी, आप देखिए खबर भी सामने आ रही है और मनीष जी ने सवाल भी उठाया है। ये बताइए, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी क्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्या सर? देखिए राहुल गांधी जी या प्रियंका जी राम मंदिर जाएं या ना जाएं, इससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना भाई। वो उनका निजी मामला है, उनको दर्शन करना होगा, चले जाएंगे। नहीं सर, ये खबर सामने आ रही थी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि देखिए जो श्री राम पर सवाल उठाते हैं वो अब श्री राम की ही बातें करने लगे हैं। ये मनीष जी ने अभी आपके सामने कहा। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म को दिखावा नहीं बनाया, ना तो जो है उनको राजनीतिक मुद्दा बनाया। ये आस्था का विषय है। हम लोग, हमारा घर अयोध्या है, हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, पहले हम जाते हैं नदी सरयू जी में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, तो ये तो आम बात है। वैसे राहुल गांधी जी को भी जाना होगा तो जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। ये कोई मुद्दा या कोई ये बात नहीं है, कोई हम इश्यू नहीं, हमें नहीं दिखाना है कि हम, ये दिखावे की चीज नहीं है, ये आस्था का विषय है। तो ये उनका निजी मामला है, इसमें कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनको जाना होगा तो जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे। ठीक, अच्छा सर राजकुमार जी, एक सवाल का जवाब सर और दे दीजिए। क्या जी बिल्कुल, क्या राहुल गांधी जी अमेठी से या रायबरेली से सर चुनाव लड़ेंगे? क्या कोई जानकारी इसको लेकर आपको मिल पा रही है क्या अभी? निश्चित रूप से जो है अमेठी रायबरेली जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। वहां से जो भी कैंडिडेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा कल परसों में पता चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ऑलरेडी उस पर डिसीजन क्लियर है कि जो है वो उस सीट को हम बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे। कैंडिडेट कोई भी होगा लेकिन वो सीट बहुत ही मजबूती से लड़ी जाएगी। जी चलिए ठीक है। अब मैं एक अशोक तिवारी जी आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद बाकी मैं बन जाऊंगा। अशोक जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती है, इस पर सवाल जो है वो लगातार उठने हैं और इसका मनीष जी भी इस पर सवाल लगातार उठाते रहे कि भाई देखिए माफियाओं को संरक्षण दिया गया, राम मंदिर जाने से परहेज किया जाता है, लेकिन माफियाओं को गले लगाया जाता है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपके ऊपर कटाक्ष किया। क्या जवाब देंगे सर? आप कैसे आप इसको आप कहा जाए कि डिफेंड करेंगे कि आप राम मंदिर जाने से मना कर देते हैं लेकिन आप माफियाओं को गले लगाते हैं? ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर मुकदमों की लंबी फहरिस्त थी, इनके ऊपर स्वयं ही वापस ले लिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनकी फहरिस्त वापस ले ली गई, एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो बेदाग छिपकी है। स्थिति स्पष्ट है, इस पर अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
सच्चाई यह है कि पहले फेज का चुनाव हुआ और पहले फेज के चुनाव में भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। भाजपा को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। भाजपा के शीर्ष नेता हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं मोदी जी, और मोदी जी का ये हालत हो गई कि बौखलाहट में अनाप शनाप बोलने लगे। आज इतना निम्न स्तरीय वक्तव्य दे डाला उन्होंने कि पूरे विश्व में फजीहत हो रही है मोदी जी की। जो मोदी जी शेख लोगों को गले लगाते थे जब दुबई जाते थे, जब वही मोदी जी इस तरह का निचला वक्तव्य देंगे, इतना गिरा हुआ वक्तव्य देंगे जो देश को बांटने की साजिश करता हो। ऐसी हालत पैदा हो गई, इतना बौखलाहट में आ गए। मुद्दों पर बात करना तो दूर, मुद्दों को झांकना पसंद नहीं करते हैं मोदी जी। इस समय जो हालत हो गई, जनता जागरूक है। देखिए इस समय सर्वाधिक युवा है भारतवर्ष में और युवा ईमानदार हैं। युवा ईमानदारी से अपनी रोजगारी चाहता है, लेकिन आज युवाओं को भटका रहे हैं लोग। आज युवाओं को परीक्षाएं लीक हो रही हैं। 4 साल की नौकरी थी सेना में। अरे शेम है, शर्म है ऐसे सरकार को जिसने जवानों का अपमान किया। एक तरह जवानों को रेगुलर नौकरी नहीं देना मंजूर नहीं हुए उनको है। आज किसानों की हालत क्या है? किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी इन्होंने, किसानों को आज आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। 700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी चला दी गई। यह हालत है लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में। कानपुर में बेटी मां जला दी गई। यह हालत है उत्तर प्रदेश के शासन का, जो कि माफिया है। क्या ये प्रशासन माफिया है क्या? प्रशासन भी तो माफिया है, जिसके सामने जला दी गई। आज गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो गई। आए दिन सुल्तानपुर में जो है जिस देखिए पैर डिल कर दिया गया और जो है मार दिया गया। तो तांडव मचा हुआ है, अपराध का तांडव उत्तर प्रदेश में है। जनता सब जानती है। जनता अब रोजी रोटी की तरफ है। जनता अब महंगाई कम करना चाहती है। जनता बेरोजगारी दूर करना चाहती है। जनता अपराध पर नियंत्रण चाहती है और जनता अब 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। सच्चाई यह है, भाजपा बैकफुट पर है और भाजपा की विदाई युवा करने जा रहा है। ठीक है, किसान करने जा रहा है। युवाओं में क्रांति हो रही, संपूर्ण क्रांति है इस समय देश के अंदर। अशोक जी, और विदाई होने जा रही है। सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आप टाल गए। आपने कुछ भी कहने से मना कर दिया और योगी जी पर ही आपने पूरा डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मयंक त्रिवेदी जी, एक छोटा सा रिएक्शन देखिए। पिछले कहा जाए कि 2 चरणों में, पहले चरण की अगर बात की जाए तो वहां पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पर चल रही है। एनडीए गठबंधन जो है वो बैकफुट पर चल रहा है। आरएलडी जो है वो एनडीए का साथी है। क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम मुद्दे और खासकर अग्निवीर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि आपको एक चिंताजनक दिखाई दे रहा है आरएलडी के लिए या फिर एनडीए गठबंधन के लिए? शांतनु जी, तिवारी जी बड़ी गलतफहमी में है। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो ये आपने भी देखा होगा कि जब प्रथम चरण का चुनाव जब अंतिम फेज में था तब विपक्ष के नेता घरों से निकले थे प्रचार करने के लिए। मतलब पहले वो मान चुके थे कि वहां पर उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। अब अगर हम दूसरा प्रश्न आपने क्या किया? अग्निवीर का मुद्दा क्या आपके लिए चिंताजनक है? अग्निवीर का मुद्दा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा जो है जयंत जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और वहां पर, और एनडीए की सरकार ने सबसे बड़ी चीज ये है कि एनडीए की सरकार ने जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में कभी इस चीज को नहीं सोचा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब सदन में, मतलब यही कांग्रेस जो अपने आप को किसानों का बहुत बड़ा हितैषी समझती है, जब सदन में हमारे माननीय जयंत जी भारत रत्न पे बोलने के लिए खड़े हुए तो इनके लोगों ने उनको बोलने तक नहीं दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप जाके उधर बैठिए। तो ये कैसे किसान हित की बात करते हैं? तो मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर चाहे प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, इनका कोई भी खाता भी नहीं खुलेगा। दूसरा, तिवारी जी ने बड़ी अच्छी एक बार जब विपक्ष ये कहता है कि समाज को विभाजित करने का काम एनडीए कर रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। भाई समाज को पीडीए में, ये पहली बात तो कभी पीडीए में एक सेकंड तिवारी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। पूरे समाज को पिछड़ा, दलित, ए की ABCD इनकी बार बार बदलती रहती है। कभी ए पे ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं, कभी ए पे ये अगड़ा हो जाते हैं, कभी ए पे ये अनुसूचित हो जाते हैं। तो इनके हर प्रवक्ता, इनके माननीय नेता किसी डिबेट में बोलते हैं कि ए से अल्पसंख्यक है, वो ए फॉर ABCD, इनकी पीडीए अलग अलग होता रहता है। और इनका पूरा मोटिव ये है कि किसी तरीके से समाज को अलग अलग जातियों में विभाजित करके एक भारत के कई टुकड़े कर देना। इसीलिए इनका जब ये उपदेश ये देते हैं कि जो है समाज को विभाजित किया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा पहला रोल इन्हीं का रहता है कि समाज को अलग अलग विभाजित करते हैं।
तो मैं नहीं समझता हूं कि इनका कहीं। और रही बात सरकार की, अभी जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा अपने आप इस स्थिति को देखते रहिएगा कि इनकी क्या स्थिति होने वाली। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास अशोक जी, लेकिन मनीष जी से मैं जवाब लूंगा। मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी पर मैंने उनसे पूछा कि मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा आस्था का विषय है, और रायबरेली अमेठी से लड़ेंगे नहीं, इसका भी अभी तक कोई क्लियर नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तमाम आरोप जो है वो अशोक तिवारी जी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे सर आप इस पर? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। शाम को जब मतदान समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस को अगर ये लग गया कि वायनाड से चुनाव हार रहे राहुल गांधी, तो अमेठी भाग कर आएंगे। बस इतना ही समय बचा है। शाम 6 बजे का इंतजार करिए, और कल हम लोग फिर अगर बैठेंगे तो देख लीजिएगा। अगर वायनाड हारना तय तो ये अमेठी भाग कर आएंगे। दूसरी बात, देखिए, जो मतदान प्रतिशत पश्चिम 8 सीटें जो 8 सीटें हो रही हैं, इस पे तमाम लोग जो कयास लगा रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूं जी, कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, जिस तरीके से लगातार हर सीट पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल है, उनके खिलाफ विद्रोह है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश का बेड़ा कर दिया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के हुए तो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अखिलेश यादव कंफ्यूज, परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी फ्यूज हो चुकी है। एक भी सीट इनको मिलने वाली नहीं है। मैं और फिर कुछ काम हमारी सरकार के, जो उत्तर प्रदेश सरकार के, वो कहिए उसको फिर और गिरा दूं, लिख ले, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लिख ले, और अपने पुराने वाले प्रवक्ता नहीं सर, काम आपने बहुत सारे गिरा दिए। मनीष जी सुनिए सर, काम है सर, आपने बहुत सारे काम गिना दीजिए। वो ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर जवाब दे दीजिए। 8-10 काम बता दिया। नहीं सर, आपने बहुत सारे काम गिना दीजिए। काम तो गिना दीजिए, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं ना सर आपके काम। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे तो कुछ भी गिना दीजिए। करे न करे, नहीं शांतनु जी, वो रिकॉग्नाइज करे न करे, भारत समाचार का कैमरा और माइक अभी आपने लगाया था बुलंदशहर में जी, तो जनता में जनार्दन बसती है। 5 के मुंह 6 के मुंह में आपने लगाया। किसी ने कहा मोदी कोट दे रहे, किसी ने कहा योगी कोट दे रहे, किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी कोट दे रहे। 6 में 6 यानी 80 की 80 सीटें हमको मिलने जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि देखिए, आप जाति के आधार पर, अगर विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि आप जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और दूसरे चरण के मतदान से पहले ये जो एक पेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मनीष जी, शांतनु जी, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ओबीसी आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को काट के मुसलमानों को दे दिया गया आरक्षण। किसकी सरकार ने दिया? ये सांप्रदायिकता है कि ये सांप्रदायिकता है कि हम कहे कि नहीं, धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होगा। इनका मैनिफेस्टो उठाइए, ये साफ साफ कहते हैं कि सर्वे कराएंगे, जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे उनको दे देंगे। और 2006 में तो इनके प्रधानमंत्री ने साफ साफ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पे झूठ बोल रहे हैं। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के इशारे पर तक नहीं है कि देश के संसाधनों पर 1 लाख मुसलमानों का होगा। मनमोहन सिंह ने कहा था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रघुनाथ मिश्रा की कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी जिसमें उन्होंने अनुशंसा की कि ओबीसी SC का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दे दिया जाए। तो ये तो इनका खूनी पंजा हमेशा ओबीसी भी नहीं आती बोलने से लगातार बहनों के मंगलसूत्र पर इनकी निगाहें हैं। इनके प्रधानमंत्री को जब शर्म नहीं आई, जो है इनके बड़े नेता मोदी जी को नहीं शर्म आई, तो इनको क्या शर्म आई? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? मैनिफेस्टो में है कि नहीं है? मनमोहन सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था? सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा की कमेटी ने क्या कहा था बताइए जनता को। मुसलमान सब उन्होंने कर्नाटक में तो आपने दे दिया, कर्नाटक में तो आपने दे दिया, ओबीसी में से आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। बिल्कुल कर्नाटक में आपकी सरकार ने तो ओबीसी का राजकुमार जी काट दिया, कम कर दिया। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी प्लीज। घोषणा पत्र में एक शब्द मुसलमान नहीं लिखा। राजकुमार जी, ठीक है सर, नहीं लिखा है, लेकिन सर माइनॉरिटीज में अगर देखा जाए तो ज्यादा संख्या किसकी आती है ना? माइनॉरिटीज आप लिख के आप ये चालाकी कर सकते हैं। जनता सब समझती है, जनता तो समझती है ना सर। आप माइनॉरिटीज, आप अल्पसंख्यक, सुनिए ना सर, आप भले ही मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ना करें,
लेकिन अल्पसंख्यक आप लिखेंगे तो जनता समझती है कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कौन है। अरे भाई ना ये तो चालाकी हुई ना सर, ये आप जनता को भले ही गुमराह कर सकते हैं लेकिन जनता सब कुछ जानती है। अच्छा एक ठीक की बात की गई थी। ठीक, मैं राजकुमार साहब, राजकुमार जी, मैं आता हूँ। एक खबर इस बीच सामने आ रही है, देखिए अमरोहा से खबर है, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंची महिला का पहले ही वोट पड़ गया और इसके बाद महिला वहां पर परेशान नजर आई है। अमरोहा से यह खबर सामने आ रही है, बूथ पर महिला पहुंची हुई थी तो उसको कहा गया कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है। महिला का आरोप है कि मैंने वोट नहीं किया है, तो आखिर वोट कैसे पड़ गया। तो ये अमरोहा से खबर सामने आ रही है, जहां पर वोट डालने पहुंची महिला का वोट पहले ही पड़ गया। अमरोहा में एक महिला वोट करने को लेकर परेशान बूथ पर पहुंची तो पता चला कि वोट पहले ही पड़ चुका है। तो महिला का आरोप है कि वोट नहीं किया तो आखिर वोट कैसे पड़ गया। इस वक्त हम लोग अमरोहा के एक बूथ पर मौजूद है और अमरोहा की रहने वाली ओमवती वोट को लेकर परेशान है। क्या वजह है, खुद बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, टंकी के पास में। क्या दिक्कतें आ रही हैं वोट में? वोट नहीं डालने दे रहे। क्या कह रहे? कह रहे कि तुम्हारा वोट पड़ गया, तुम्हारा वोट डल गया। निशान दिखाओ, निशान। आज हम चलने लायक है तो घर पर कैसे वोट डल जाएगा, ये बताइए आप। आपने वोट किया नहीं अब तक? न वोट डला ही नहीं, डालने आई थी मैं वोट तो डला ही नहीं। इन लोगों ने कह दिया डल गया, तो ऐसे कैसे डल जाएगा ये बताओ। जब हमारा कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे कैसे पड़ गया। देखिए हाथ के निशान भी ओमवती दिखा रही है, ओमवती जी की निशान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बूथ पर पहुंची है तो कहा जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है और इसी वजह से परेशान जो है वो दिख रही हैं और उनके पति भी उनके साथ। डालने के लिए एक बार मैं वापसी हो गई और दोबारा आई हूँ डालने के लिए, फिर भी नहीं डलने देना है, ऐसे कह दूंगा। देखिए उनके पति भी साथ में है, क्या समस्याएं आ रही हैं? हमसे यूँ कहा जा रहा है कि आपका वोट जो है घर पे बैलेट पेपर पर पड़ गया। हम नहीं विकलांग हैं, नहीं हमारी सरकारी नौकरी, मजदूर आदमी है, हमारा वोट नहीं पड़ा है। मेरा पड़ गया है, इनका मैडम का नहीं, हमारी घरवाली का नहीं पड़ा। आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने वोट दे दिया। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, अमरोहा। तो देखिए अमरोहा से ये रिपोर्ट आपने देखी, स्वाति पाठक हमारी सहयोगी की रिपोर्ट, जिसमें एक महिला परेशान नजर आ रही है क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है, जबकि उनका ये कहना है कि उन्होंने वोट नहीं किया। तो आखिर वोट कैसे पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को देखेंगे और जिस तरह का जो मिसमैनेजमेंट वहाँ पर नजर आ रहा है, अनियमितताएं जो भी है, उसका समाधान करने की कोशिश जाहिर तौर पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस डिबेट पर चलते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार मौर्य जी, सर सवाल मैं आपसे एक सीधा साधा पूछता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन अपनी तमाम जनसभाओं में एक जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कर्नाटका मॉडल। ये कर्नाटका मॉडल क्या है सर? प्रधानमंत्री जी को जो है उनको खुद नहीं पता है भाजपा का घोषणा पत्र क्या है। उनको पता है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या दिया है। हम 5 न्याय के जो मुद्दे लेकर आए हैं ना, उसको लेकर ये जो है पूरी तरह से बौखला गए हैं। महिलाओं को जो 1 लाख रुपया जो हम सालीना दे रहे हैं, यानी 8,500 रुपए पर मंथ देने जा रहे हैं, उसको लेकर ये बौखला गए हैं। अभी हमारी एक टीवी इससे पहले एक न्यूज चैनल पर बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, साफ उनके बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप मुस्लिम महिलाओं को जो 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। अरे हमने कहा ये कहाँ लिखा है भाई, ये तो सभी महिलाओं के ऊपर लागू होगा। तो ये भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा पार्टी के नेता, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री भी हर चीज को हिंदू मुसलमान करने पर जुटे हैं, जबकि हमारा मैनिफेस्टो साफ कहता है अधिकार सबके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, दलितों के लिए है, SC/ST सबके लिए है। इसमें महिलाओं में कोई डिवीजन नहीं है। मनीष जी छोटा सा जवाब, लखपति दीदी जो आप बना रहे हैं, लखपति दीदी, मनीष जी जो लखपति दीदी बना रहे हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी क्या? देखिए हमारी सभी योजनाओं में आवास, शौचालय से लेकर जितनी योजनाएं हैं, कहीं धर्म के आधार पर विभेद नहीं है। तो लखपति दीदी में भी कोई धर्म के आधार पर विभेद नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी अमरोहा से आपने खबर दिखाई कि ओमवती जी को वोट नहीं दिया, ओमवती जी ने वोट नहीं दिया, उनका वोट पड़ गया, ऐसा उनका दावा है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और आइडेंटिटी ठीक से चेक होनी चाहिए। सबके चेहरे पहचाने जाने चाहिए, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड से पहचान कर तभी वोट देना चाहिए। नहीं तो इस तरह की और घटनाएं सामने आएगी। हम भारतीय जनता पार्टी की मांग है
कि ओमवती के जो समस्या है उसका निदान हो, आगे इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आयोग थोड़ा कड़ाई करे और सबका आईडी और चेहरा मिलाए। बिल्कुल। तो तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मोदी की गारंटी को देश मानता है। 2019 में जब 6000 किसान निधि सम्मान निधि देने की बात हुई तो कांग्रेस ने कहा हम 72,000 देंगे, 6,000 प्रति माह देंगे, लेकिन जनता ने ठुकरा दिया। चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ बोलने का रहा है और ये झूठे वादे करते रहे, मोदी जी का रिकॉर्ड सही बात कहने का रहा है, इसलिए मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। ये 1 लाख नहीं 10 लाख कहते, चूंकि जनता जानती है कि केवल बोल रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं राजकुमार जी। राजकुमार जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं अशोक जी के पास। जी राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही? सर जी आवाज आ रही है आपकी। सर, छोटा सा जवाब मनीष जी की बात का, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं। बिल्कुल, हमने कहा ना कि भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, उनके नेता झूठ बोलते हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। इस चीज को किसी भी आप जनता में चाहे जिसे पूछिए, सब जानते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो चीजें घोषणा पत्र में आती हैं वो मिलती है। हमने कर्ज माफी कहा था, हमने 72,000 करोड़ कर्ज माफ किए। हम फिर इस बार कह रहे हैं किसानों के कर्ज माफ करेंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे और जातीय जनगणना करवाएंगे। SC ST OBC के जितने अधिकार हैं उनको दिया जाएगा, आने वाली सरकार में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जी ठीक है, लेकिन अशोक तिवारी जी का आप रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आप देखिए, एक बड़ा मुद्दा कहा जाए उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से, एक तरह से उन्होंने पहले तो घोषणा पत्र देखा कांग्रेस पार्टी का, उस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि और राहुल गांधी जी का जिस तरह से एक्सरे करने वाला जो एक बयान सामने आया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने हमला बोला कि आप देखिए, पूरा जो भी जनता है उसका, पूरे देश का एक्सरे करवाया जाएगा और उसके बाद इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको। उसके बाद सोने पे सुहागा, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उनका एक बयान सामने आ गया तो उन्होंने एक नया फंडा रख दिया कांग्रेस पार्टी के लिए और बड़ा सिरदर्द, इंडिया गठबंधन के लिए और बड़ा सिरदर्द। इनहेरिटेंस टैक्स की बात उन्होंने की, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हालांकि सफाई दी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सैम पित्रोदा का बयान है, ये इंडिया गठबंधन के लिए आपको लगता है एक सिरदर्द कहीं ना कहीं साबित हो रहा है? जी, आपने कई सवाल पूछे हैं जिनमें मैं सैम पित्रोदा पर ही पहले आता हूं। जी, सच्चाई यह है कि सैम पित्रोदा बहुत महत्वपूर्ण नेता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। नंबर 3, सलाहकार हैं सर वो। जी, मैं बताना चाहता हूँ, सलाहकार हैं, ठीक है, अच्छी बात है जी। मैं आगे बोल रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए सर। नंबर 3, इंडिया गठबंधन कई दलों का गठबंधन है। ठीक, जाहिर है कि सबके अलग अलग घोषणा पत्र हैं और ये भी पक्का है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो बन चुकी है इंडिया गठबंधन की, सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाएंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसमें सब चीज़ों का पहले तालमेल बैठाया जाएगा, फिर वो सरकार बनेगी। तो जाहिर है वो चीज़ जो कह रहे हैं वो चीज़ आना ही नहीं है, कि दूर दूर तक कहीं उसका अंदेशा ही नहीं है, एक शिगुफा है, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। इसको प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, हर कोई जानता है इसको, लेकिन चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट तो करेंगे। जनता भी जागरूक है, जनता समझती है चुनावी स्टंट क्या है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव के होते ही, फर्स्ट फेज होते ही, अरे मानसिक संतुलन उनका या तो कायम नहीं रह गया, यही कहा जाएगा, इस तरह के बयान देने लगे। अरे मनमोहन सिंह ने कब कहा था, आई गई बात थी, उन्होंने कहा था जरूर, मनमोहन सिंह ने कहा था SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज, उसमें विशेष रूप से मुस्लिम का भी जिक्र कर दिया था उन्होंने। ये कहा था कि इनका हक है, बिल्कुल हक है, हक सभी का है, इनका पहला हक है, उन्होंने ये बात कही दी थी, जिसमें SC ST माइनॉरिटीज, अदर OBC एंड माइनॉरिटीज, अदर माइनॉरिटीज की बात कही थी जी। बहुत ही ये नॉमिनल टाइप का एक साधारण सा बयान था, जिसको आज इतने दिन के बाद मोदी जी को याद आ गया। और मोदी जी उतने पर ही नहीं रुके, वो यहां तक कहते हैं अधिक बच्चे पैदा करने वाला, अधिक बच्चे पैदा करने वाला, यहां तक कि कहते हैं घुसपैठिया। अरे क्या प्रमाण है उनके पास? सारे के सारे वर्ग, पूरा का पूरा एक बड़ा वर्ग घुसपैठिया है क्या? एक बड़ा वर्ग ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला है क्या? अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने।
इस पर कार्रवाई होनी चाहिए देश को। ये एक तरह से हिंसात्मक वातावरण पैदा किया उन्होंने हिंसा का वातावरण पैदा किया, उन्होंने देश में अनरेस्ट पैदा किया, उन्होंने देश में विभाजनकारी बात कही, इतनी बड़ी बात कही उन्होंने, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा, क्योंकि उन्होंने गलत बात कही। मनीष जी, उनको विभाजनकारी वक्तव्य दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपके नेताजी की तरफ से। उनको आदत हो गई है 22 में जैसे उन्होंने दिया था वक्तव्य। सर जवाब, अब आज ये हालत है उनकी। जवाब मैं जानना चाहता हूँ क्या कहने, जवाब सुन लीजिए जी। देखिए, पहले तो मैं न राहुल गांधी न अखिलेश यादव के मानसिक स्तर या मानसिक दिवालियापन जैसे शब्द मैं नहीं प्रयोग करूंगा, मेरे संस्कार ये नहीं कहते। तिवारी जी के संस्कार कहते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें और घुसपैठियों के लिए चिंतित हो जाए। बात ऐसी कही ना, तब मैंने कहा इतनी निचले स्तर की बात कही, छोटी बात कही, प्रधानमंत्री जी के विश्व में निंदा हो रही है इस बात की, विश्व में नाम गिरा है भारत का, बात नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री है, गरिमापूर्ण पद पर है, सर सुन लीजिए, जो संस्कार थे सामने जी, बहुत बड़े पद पर है वो। दूसरी बात कहता हूं, सुन लीजिए प्लीज। 6 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संपदा पर पहला अधिकार अरे क्या बात करते हो, एससी एसटी माइनॉरिटी बात कही, एससी एसटी माइनॉरिटी एंड मुस्लिम, आपकी मानसिक एक ही बात बोलते हो, सामने आ गई। तिवारी समझ में नहीं आता क्या बात करना चाहते हो तुम। अब आपकी मानसिक अवस्था लोगों ने सुन लिया, प्रधानमंत्री के बारे में शब्द सुन लिया, भाव सुन लिया, प्रधानमंत्री का दूसरी बात स्तर गिर गया। मनमोहन सिंह के बयान के 1 महीना पहले नवंबर 2006 में सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्र का जो रिपोर्ट आई है उसको अगर पढ़ लेंगे तिवारी जी, शांतनु जी आप भी पढ़ लीजिए, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कांग्रेस किसके लिए चिंतित है, किसको पहला हक देना चाहती है। और कर्नाटक में इनकी सरकार है, इन्होंने ओबीसी का आरक्षण कम करके मुसलमानों का आरक्षण दे दिया। इससे क्रिस्टल क्लियर है जनता कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करना चाहती है देश में। ठीक है, तो देखिए, आप जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जिस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से, दोनों ही गठबंधन की तरफ से अगर देखा जाए, लेकिन ये जो मनमोहन सिंह का जो बयान है इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, विपक्षी जो तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विपक्षी दलों के नेता। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं।